आओ जी बंदो, कैसे हो? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊं, मैं भी एकदम छीन टपाक डम डम। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लेकर आए आपके लिए आरटीपी एमटीपी मे 26 के नए क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं बिना किसी दोस्तों, हमेशा है ना नया क्वेश्चन जो क्वालिटी कंट्रोल का आता है, वो तो भाई साहब बहुत ही दिक्कत का। तो लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर फॉर लिस्टेड एंटिटी के बारे में बात करता है। सर कुछ कुछ पॉइंट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बात करता है एंड इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के बारे में बात करता है। अच्छा जी, उसके बाद में दो पॉइंट है, एक बात करता है कि सीनियर मेंबर है ऑडिट टीम का एंड एंगेजमेंट पार्टनर है, उसके बीच में डिसएग्रीमेंट है। अच्छा जी, फिर बात करता है कुछ कंसल्टेशन है जो एक्सटर्नल कंसल्टेशन ऑब्टेन किए हैं, बट है ना वो रिजॉल्व किए हैं, रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अच्छा जी, फिर बात करता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन का कुछ कुछ हुआ था, क्या हुआ था? बोलते कि रिव्यू कंडक्ट हुआ था समरी लेवल पे। अच्छा जी, फिर बोलते सिग्निफिकेंट जजमेंट जो थे किसके लिए, रेवरेक एंड इम्पेयरमेंट के लिए, उसको परफॉर्म नहीं किया था। क्या बोला है, डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट रिलेटिंग रेवरेक एंड इम्पेयरमेंट, उसको परफॉर्म नहीं किया था। फिर बोलते ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो साइन हुआ था बिफोर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इक्यूसीआर। अच्छा जी, फिर बोलते कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो थे ना उसको फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड नहीं किया था। अच्छा जी, फिर बोलते कि वर्किंग पेपर जो है उसमें तुम्हारा नो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन एविडेंसिंग जो जो है ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ऐसे बातें करते। सर हमको क्या पूछा है, बोले कि कंप्लायंस चेक करो, तुम कंप्लायंस चेक करो। दोस्तों नया क्वेश्चन है तो ध्यान देना, यहाँ पे बोलते कंप्लायंस चेक करो किसके बारे में, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कंसल्टेशन एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो तीन तीन चीजें दी है सर, इन्होंने तीन चीजें दी है, तो कोई बात नहीं हमको। सर इसका आंसर कैसे लिखना है बता दो फटाफट, कोई बात नहीं। इसको है ना अपन क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करेंगे। किसके बारे में सर, रेवेन्यू एंड इम्पेयरमेंट वाले एक पॉइंट को क्लब कर लेंगे, डिसएग्रीमेंट एंड कंसल्टेशन वाले पॉइंट को क्लब कर लेंगे एंड इक्यूसीआर के पॉइंट को क्लब कर लेंगे। दोस्तों ऐसा क्यों कहता हूँ, देखो हमको तीन पॉइंट में आंसर करना है उसको जनरली, ठीक है। जैसे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है, कंसल्टेशन के बारे में बात करनी है एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में बात करनी है। तीन चीजों का कंप्लायंस देखना है। दोस्तों ये चीज है ना, ये चीज हमारे नोट्स में नहीं है। सर मॉड्यूल में है क्या? हाँ मॉड्यूल में है, तो नोट्स में कैसे नहीं है? तो जो मॉड्यूल का जो कंटेंट है ना वो उन्होंने आंसर में एग्जैक्ट दिया है, और अपन ने उसको थोड़ा तोड़ मोड़ के मरोड़ के थोड़ा अपन ने उसको चेंज किया था। अपन ने क्या किया था, प्रोनाउंसमेंट से जो कंटेंट उठाया था, सेम ही एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जो प्रोनाउंसमेंट में है, जो यहाँ पे कंसल्टेशन है जो प्रोनाउंसमेंट में है, वो वाली चीज हमने यहाँ पे उठाई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात होती है, इसमें से ही तुम्हारा कंसल्टेशन एंड एक्यूसीआर के बारे में बात होती है। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में पहले बात होती है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में ही कंसल्टेशन है, और मतलब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कंसल्टेशन एंड तुम्हारा इक्यूसीआर, ये तीनों चीजें मॉड्यूल में एक साथ दी है, और वो एक साथ कॉपी पेस्ट उन्होंने इस आंसर में किया है। तो सर टाइम बहुत कम है, फलन नेम का सीधा सीधा बता दो आंसर कैसे करना है। तो आइए भाई, तो तीन चीजें उन्होंने पूछी है, तो तीन चीज हम भी बताएंगे। कौन सी? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का कंप्लायंस, कंसल्टेशन का कंप्लायंस एंड इक्यूसीआर का कंप्लायंस। अच्छा जी सर, सबसे पहले जो अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि हमको गिवन केस जो है ना वो बहुत ज्यादा है, तो आंसर में आधा पोर्शन तो गिवन केस का ही है। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा है कि गिवन केस में क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क एरियाज है। हाँ है, कौन से दो थे? रेवेन्यू रिकॉग्निशन था और तुम्हारा इम्पेयरमेंट था। अच्छा ये दो चीजें थी। इसके केस में क्या हुआ है, एडुकेट डॉक्यूमेंटेशन एंड सुपरविजन प्रोसीजर जो है ना आर नॉट एविडेंस्ड। ठीक है, इतना तो तुम लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में ही दिया है, तुमको बस नीचे क्या लिखना है, एडुकेट डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं है, सुपरविजन अच्छे से किया ही नहीं है, तो प्रोसीजर के लिए कुछ एविडेंस है ही नहीं है। तो ऐसा तुम इतना तो लिख सकते हो ना भाई, बाकी सब चीजें बाद में, इतना तो लिख सकते हो। अच्छा जी, कंसल्टेशन में आइए नीचे, क्या लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो भाई? तुमको आंसर कुछ नहीं पता, क्या लिख सकते हो? देखो भाई साहब, गिवन केस में क्या हुआ था, डिसएग्रीमेंट हुआ था एंगेजमेंट टीम का, ब्ला 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 ब्ला। क्यों? क्योंकि फर्म के पास में इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट नहीं है, बाहर से तुमको मांगना था, एक्सटर्नल कंसल्टेशन ऑब्टेन किया था। अच्छा जी, किया तो किया, मैटर मैटर रिजॉल्व हुआ है क्या? हाँ हुआ है भाई, बट दिक्कत क्या है फिर, कंप्लायंस कहाँ पे नहीं हुआ है? सर ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं है। नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर कंसल्टेशन प्रोसेस वाज मेंटेन्ड, दिस इंडिकेट्स नॉन कंप्लायंस विद कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट।
ऊपर जो हमने देखा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, हमने देखा इम्पेयरमेंट एंड तुम्हारा जो रेवरेक का कंसेप्ट था, वो दोनों को हमने एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में डाल दिया। नीचे के 2 पॉइंट जो थे, किसका, डॉक्यूमेंटेशन का था, डिसएग्रीमेंट का था, कंसल्टेशन का था, इसको अपन ने क्या किया, कंसल्टेशन में डाल दिया। अब सर आखिरी चीज आ जाती है, आखिरी चीज में अपन क्या करेंगे, जो तुमको 3-4 पॉइंट थे ना सर, 3-4 पॉइंट कौन से थे, जो ये जो आखिरी के 2 पॉइंट है ना, आएंगा आपको आएंगा दिखेगा, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सिस्टम में यहाँ पे सो गया है। तो यहाँ पे जो आखिरी के 2 पॉइंट है ना, इसमें दोस्तों ये देखो, ये 4 पॉइंट है ना, जो तुम्हारे आखिरी के 2 पॉइंट में जो बड़े 4 पॉइंट है ना, तो इसमें बोल देते ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन क्यूसीआर से पहले ऑडिट रिपोर्ट साइन किया, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड रिव्यू कंप्लीट किया बस समरी लेवल पे। ये जो चीज़ है ना, इसको अपन क्या करेंगे, क्यूसीआर में डाल देंगे। समझ गए? तो ये जो 4 पॉइंट है, ये इसमें जो दिक्कत तो हुआ है तुमको पता है, वो दिक्कत तुम क्या करो, डाल दो। ठीक है, तो बोलो यहाँ पे क्या, रिव्यू एडुकेटली परफॉर्म नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट नहीं हुए हैं, ऑडिट रिपोर्ट ईक्यूसीआर के प्रोसीजर से पहले ही दे दिया था, ये क्या है, इंडिकेट करता है नॉन कंप्लायंस किसका, ईक्यूसीआर का। इतना तो लिख सकते हो ना भाई, बाकी सब गया भाड़ में, इतना तो लिख सकते हो। हाँ जी लिख सकते हैं सर। ये जो कंक्लूजन दिया है ना उन्होंने, बस हम अभी जो हमने ऊपर जो पढ़ा है ना, बस वही कंक्लूजन में दिया है उन्होंने, और कुछ नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा नहीं सर, हमने क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा कि फेलियर टू डॉक्यूमेंट जैसे कंसल्टेशन वगैरह वो नॉन कंप्लायंस हो जाता है। फिर हमने देखा कि ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है ईक्यूसीआर होने से पहले ही। फिर हमने देखा कि फर्म ने कंप्लाइन नहीं किया है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कंसल्टेशन एंड इसके मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको कंक्लूजन में उन्होंने क्या किया, सम अप किया। ये तो छोटा छोटा बच्चा भी लिख सकता है। अब बात करते सर, अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्या है, तो हमको 3 चीजों के बारे में लिखना था, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कंसल्टेशन एंड ईक्यूसीआर के बारे में लिखना था। सर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में अभी तुमको क्या देखना है, फिर एक ही लाइन है सर, एक ही लाइन है एडिशनल। याद होता है तो याद रख के जाओ भाई, सब याद रख के जाओ, अगर होता है तो एक ही लाइन है। क्या बात करता है, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इज अचीव्ड थ्रू, अचीव कैसे करेंगे, क्वालिटी कंसिस्टेंसी कैसे अचीव करेंगे, तो बात करेंगे एंगेजमेंट टीम को उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दो। मतलब जो तुम्हारा टीम है उनको तुम बता दो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, तुमने बता दिया, अच्छा जी। फिर देखो क्या प्रोसेसेस फॉर कंप्लाइंग विथ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, जो तुम्हारे एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड है उसको कंप्लाई करने के जो प्रोसेसेस है उससे तुमको क्वालिटी अचीव होगी। फिर बोलता है सुपरविजन एंड ट्रेनिंग तुमको बार बार करते जाने का, उसका जो प्रोसेस है उससे अचीव हो जाएगी। फिर बोलता है कि तुमको जो काम है उसका परफॉर्मेंस को रिव्यू करना पड़ेगा। एंड फिर बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन को क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जिसका तुमने काम किया है। सर याद कैसे रखे भाई, एक लाइन है, जितनी 2-3 चीजें पॉइंट याद हो जाते हैं उतने याद रखो। ऑब्जेक्टिव उसको एंगेजमेंट टीम को ब्रीफ करना है तो ब्रीफ कर दो, फिर तुम क्या करो, सुपरविजन ट्रेन करो, रिव्यू करो एंड डॉक्यूमेंटेशन करो। इतना इतना बेसिक बेसिक याद रहेगा, हो गया सर। याद होता है तो रख लो, नहीं तो छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, क्या ही करोगे तुम, इतना मार्क्स कमा के, इतना पास होके सीए बन के क्या ही करोगे, छोड़ दो। फिर बात करते हैं सर कंसल्टेशन के बारे में। अच्छा जी, कंसल्टेशन में सर ये सब तो हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट हमने जो पढ़ा है ना वो क्या था, फिर हमने क्या पढ़ा था, अगर तुमको यहाँ पे दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, तो हमने पढ़ा था कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हमने लेना चाहिए कहाँ पे, डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स के ऊपर। दिख रहा है सर तुमको। फिर हमने बोला था कि सफिशिएंट रिसोर्सेस अवेलेबल होने चाहिए कंसल्टेशन के लिए, नेचर स्कोप जो है उसको डॉक्यूमेंट करो एंड कंक्लूजन जो आते हैं कंसल्टेशन से, जो नतीजे आते हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन करो एंड उसको इम्प्लीमेंट करो। सर ये जो है ना, ये हमने मेरे हिसाब से प्रोनाउंसमेंट से उठाया था कि 4 पॉइंट ही 4 पॉइंट लिख के आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आयशा ने यहाँ पे मॉडल से सीधा का सीधा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है भाई साहब। क्यों किया है, बस उनको मजा आ रहा था, उनको बोले कि समरी में पढ़ के क्या मजा है, थोड़ा डिटेल में लिखो ना तुम ऐसे। बात वही करता है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा करके करता है। क्या बात करता है, जैसे हमने बात करी कि डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर के ऊपर हमको क्या करना है, कंसल्टेशन ऑब्टेन करना है। आज ही वही बात करिए, बस यहाँ पे थोड़ा अलग भटके, अलग क्या भटके, बोलते क्या है, कंसल्टेशन के लिए उसमें डिस्कशन भी आना चाहिए। हमने बोला ठीक है आने दे भाई, कंसल्टेशन है तो डिस्कशन भी आएगा। क्या बोलते हैं कि देखो अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल विथ इंडिविजुअल्स विद इन और आउटसाइड फर्म, उनसे तुमने कंसल्टेशन लेना चाहिए, वो तो होना चाहिए। तो उसमें स्पेशल एक्सपर्टीज, भाई कंसल्टेशन ले रहे तो गधे से थोड़ी लेगा, एक्सपर्ट से ही लेगा। तो स्पेशल एक्सपर्टीज टू रिजॉल्व द डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर। मतलब क्या है सर, बस कुछ नहीं, एक लाइन उन्होंने चेप दिया है ऐसे,
मन किया, ओहो लिख दिया। इट हेल्प्स टू प्रमोट क्वालिटी एंड इम्प्रूव द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। हाँ तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, याद रहता है तो रखो, नहीं तो छोड़ दो, इस लाइन को ही छोड़ दो। अब ध्यान दे दो, कंसल्टेशन प्रोसीजर रिक्वायर्स कंसल्टेशन विद दोज हैविंग अप्रोप्रिएट नॉलेज, seniority and experience within the firm or outside the firm on the significant technical, ethical and other matters and appropriate documentation and implementation of consultations resulting from conclusions। भाई साहब क्या क्या बता दिया, कुछ नहीं बता दिया। एक चीज बात करता है, जो कंसल्टेशन से जो कंक्लूजन्स आएंगे उसको इंप्लीमेंट करो एंड डॉक्यूमेंट करो। ये कौन सा पार्ट बोलता है, आखिरी वाला। लास्ट में क्या बोलता है, कंसल्टेशन से जो कंक्लूजन्स आएंगे, नतीजे आएंगे, उनको जो इंप्लीमेंट करोगे उसको क्या करो, इंप्लीमेंट करो अच्छे से एंड डॉक्यूमेंट कर लो। इतनी सी बात बोलता है। उससे पहले क्या बोलता है, उससे पहले बोलता है जिसके पास में प्रॉपर नॉलेज है, सीनियर बंदा है, एक्सपर्ट बंदा है, चाहे वो फर्म का हो चाहे वो बाहर का हो, उनसे तुम क्या करो, उसने तुम कंसल्टेशन ले लो ऑन सिग्निफिकेंट टेक्निकल जो चीज आती है, जो इथिकल चीज आती है या अदर मैटर आते हैं, उसके ऊपर तुम ले लो। मतलब पूरे कंसल्टेशन में मचा मचा के उसने क्या बोला है भाई, सिंपल सी बात बोली है, डिफिकल्ट कंटेंशियस मैटर के ऊपर कंसल्टेशन आने दो। कंसल्टेशन में डिस्कशन भी आता है, कंसल्टेशन में तुम्हारे पास इंटरनल रिसोर्सेस होने चाहिए और बाहर भी होने चाहिए, स्पेशल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और फिर बात करता है कि भाई साहब स्पेशल एक्सपर्ट, नॉलेजेबल एंड सीनियर बंदे लेकर आओ। जो सीनियर बंदे जो है, वो सीनियर बंदे क्या करेंगे, तुमको बता देंगे कि करना क्या है। तो सीनियोरिटी विद इन द फर्म एंड आउटसाइड फर्म ऑन सिग्निफिकेंट टेक्निकल, इथिकल एंड अदर मैटर के बारे में बात करते हैं। फिर बोलते हैं कि कंसल्टेशन से कंक्लूजन आएंगे, उन कंक्लूजन को तुम क्या करो, इंप्लीमेंट कर लो एंड डॉक्यूमेंट कर लो। पहला हे लगेज हो गया। और जहां पे तुमको एक्सटर्नली फर्म को, जहां पे एक्सटर्नल कंसल्टेंट की जरूरत होती है, जहां पे फर्म के पास में अप्रोप्रिएट इंटरनल रिसोर्सेस नहीं है, तो क्या करोगे, बाहर से लोगे। तो उस केस में मे टेक एडवांटेज ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अदर फर्म्स। इस लाइन को तो क्यों दिया है क्या ही पता। अरे भाई अगर हमको नहीं है, हमारे पास एक्सपर्टीज, बाहर से अगर ले रहे तो एडवांटेज क्या लेना है, एडवाइजरी सर्विसेज, उनको तो पैसे देने पड़ेंगे ना, एडवांटेज क्या हम फोकट में थोड़ी लेंगे। और प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज, कंप्लीट एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी मेंटेन्ड। एक बार वही चीज बता रही है, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो, मतलब क्या कर लिया ना भाई। तो ये सारा जो राडा रपाटा है, उसमें से तुमने तीन चार चीजें देख लो। तीन चार चीजें क्या है, डिफिकल्ट कंटेंशियस मैटर के ऊपर कंसल्टेशन लेना होता है, ये तो तुमको पता है। अच्छा जी, फिर बोले कंसल्टेशन में डिस्कशन भी आता है, ओहो नया कुछ तो है। फिर बोलते हैं कि कंसल्टेशन है ना, तो उसमें तुम क्या करो, अपने अंदर के फर्म में तो रिसोर्सेज चाहिए, बाहर का फर्म का भी रिसोर्सेज होना चाहिए। फिर स्पेशल एक्सपर्टीज, नॉलेज, सीनियर बंदा, ब्ला 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 ब्ला, बात करता है कि स्पेशल टेक्निकल इश्यूज, इथिकल इश्यूज के ऊपर अप्लाई कर दो। एंड कंसल्टेशन से जो कंक्लूजन आते हैं, वो कंक्लूजन को तुम क्या कर लो, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंप्लीमेंट कर लो। एंड फिर बोलता है कि तुम्हारे फर्म में अगर कोई बंदे नहीं है, तो बाहर के बंदों का एडवांटेज ले लो। है छी। सर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में बात होती है, यहाँ पे अपन क्या देखते हैं सर, ये है क्या हमारे नोट्स में, मतलब क्या सर इतना सब बाहर से थोड़ी आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। देख अगर तू यहाँ पे देखता है ना, वो ऐसे का है ना, थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग। अगर तुझे जो मैं देख रहा हूँ वही तुझे अगर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हाँ जो कि तुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, देखो सर, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड इन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यूड बाय EQCRRR, ओके RRR, फॉर टेकिंग ऑब्जेक्टिव व्यू बिफोर रिपोर्ट इज इशूड। तो जो बड़े बड़े बंदे नहीं, बड़े बड़े जो तुम्हारे क्या है, बड़े बड़े क्या है भाई साहब, जजमेंट है भाई, जजमेंट है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट जजमेंट है ना, उसके ऊपर तुमने क्या करना है, रिव्यू तो करना चाहिए ना। रिव्यूअर का काम क्या है भाई, रिव्यू करना। तो बड़े बड़े जजमेंट के ऊपर तो रिव्यू करना चाहिए। एंड EQCR जो है ना, वो तुम्हारा रिपोर्ट इशू करने से पहले कंप्लीट होना चाहिए, ये तो अपन ने पढ़ा था सर। उसके बाद अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंगेजमेंट एंड रिस्क के ऊपर उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड डिपेंड करता है। इसमें कोई बड़ी बात है क्या, नहीं बात है भाई। और एक मुझे बात बताओ, जो EQCR है ना, वो करने से एंगेजमेंट पार्टनर का जिम्मेदारी कम होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता है ना, बस वही बात है। फिर बोलो EQCR लिस्टेड कंपनी को करना ही है, बाकी एंगेजमेंट के लिए फर्म अपना अपना देख लेगा। बस यही जो चीज आती है ना भाई, ये सारी जो बकवास आती है ना, बस उन्होंने ऐसा थोड़ा सजा धजा के, मतलब डैश के ऊपर धनिया छिड़क के दे दिया है, बस और कुछ नहीं है। मतलब क्या लिखा है देखो, एक बार पढ़ लो तुम, जो अभी हमने पढ़ा ना वही बात आती है। कैसे बात आती है सर, सिग्निफिकेंट जजमेंट जो थे वो रिव्यू करने चाहिए एंगेजमेंट EQCRR ने। फिर बोलते हैं रिपोर्ट इशू करने से पहले, अच्छा जी, एक्सटेंट ऑफ रिव्यू मतलब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंगेजमेंट एंड रिस्क। रिस्क इसका, जो रिपोर्ट जो इशू होगा
सर हमने कुछ मिस किया क्या? मिस नहीं किया। देखो जब अपन स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, अच्छा इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई मिस नहीं किया। ठीक है, तो रिस्क जो है कि हम रिपोर्ट जो इश्यू करते हैं वो अप्रोप्रिएट ना हो गिवन सर्कमस्टेंसेस में, अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि एसक्यूसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव जो आते हैं उसमें से एक ऑब्जेक्टिव होता है कि रिपोर्ट इशूड आर अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। उसका जो रिस्क है ना, वो रिस्क एंड जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो दोनों के ऊपर तुम्हारा एक्सटेंड जो है एनटीए जो है वो रिव्यू का डिपेंड करेगा। एंड रिव्यू डज नॉट रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, अभी हमने बात करी। एंड ये मैंडेटरी है सारे लिस्टेड कंपनी के लिए, बाकी एंगेजमेंट के लिए फर्म क्या करेगी, अपना क्राइटेरिया डिसाइड करेगी। सर 15 मिनट दे दिया, नया क्वेश्चन था, आने के चांसेस पूरे के पूरे है। मैंने एक बार पहले बोला था कि ओएम पैरा का क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे थे और वो आ गया था भाई। ऐसे ही एसक्यूसी का ये क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे के पूरे है, इसलिए घुस घुस के 15 मिनट देके मैं तुमको बता रहा हूँ, और एक बार रिवाइज भी कराऊंगा, इसको कराऊंगा भाई, बाकी चीजें नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, ये बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद में बाकी कुछ है नहीं है, इतना कुछ नए क्वेश्चन में दम नहीं है, बाकी सब चीजें तुमको ऐसे समझ जाएगी। ठीक है, तुमने अच्छे से पढ़ा है, ये क्वेश्चन मुझे एक बार प्लीज प्लीज करा देना। ठीक है, बात क्या हो रही थी सर, क्वेश्चन में बोला था कि लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में EQCR हो रहा था, कुछ तुमको दिए थे, क्या दिए थे, पहले बोला था रेवेन्यू का कुछ तो था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिर बोला था इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का कुछ तो था, फिर बोला डिसएग्रीमेंट है, अरे ये क्या हुआ बबुआ, फिर बोला डिसएग्रीमेंट है उनको, सीनियर मेंबर में एंगेजमेंट पार्टनर में डिसएग्रीमेंट है। तुम्हारा पास थोड़ा लेट आ रहा है, थोड़ा लेट करंट हो रहा है, सिस्टम बहुत दिन के बाद में ऑन। ठीक है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन सीनियर एंड ऑडिट टीम का डिसएग्रीमेंट था। फिर बोला कंसल्टेशन, एक्सटर्नल कंसल्टेशन लिया था, जिसमें तुम्हारा रिजॉल्व तो हुआ बट फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। फिर बोले कि तुम्हारे पास में ये सारी चीजें है, EQCR में ये 4 पॉइंट है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने ऊपर के 2 पॉइंट थे, कौन से, रेवेन्यू के एंड इम्पेयरमेंट के, वो 2 पॉइंट को एक कैटेगरी में कर दिया, बीच के 2 पॉइंट को एक कैटेगरी में कर दिया, आखिरी के 2 पॉइंट को एक कैटेगरी में कर दिया। क्वेश्चन पूछ रहा था, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कंसल्टेशन एंड EQCR, इसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अपन क्या करते, अपन एक तो सीधा कंप्लायंस के बारे में तो हमको पता है कि भाई इसमें कंप्लायंस नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है तो कंप्लायंस नहीं हुआ है। फिर बोलते कि डिसएग्रीमेंट एंड हमारा कंसल्टेशन इसमें भी नहीं हुआ है, एंड फिर बोलते EQCR में भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपन वो तो बता देते कि कंप्लायंस नहीं हुआ है, बट बताना क्या है, जैसे कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात होती है, परफॉर्म करने के बारे में बात होती है, तो भाई साहब क्वालिटी को कंटिन्यू कैसे रखोगे तुम, देखो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है वो तुम क्या करो, एम्प्लॉय को ब्रीफ कर लो। अच्छा ब्रीफ कर लिया, फिर तुम क्या करो, ट्रेन करो, वो क्या था, सुपरविजन करो, ट्रेन करो, फिर रिव्यू करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, एंड बात खत्म। और एक पॉइंट था कुछ तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा था कि उसको कंप्लाई करो तो क्वालिटी मेंटेन हो जाएगा, एक एक लाइन लिखना है, बात खत्म। फिर गिवन केस में क्या हुआ था, जो कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क एरियाज थे, रेवरेक एंड वो जो इम्पेयरमेंट था, उसमें क्या हुआ था, गड़बड़ हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं किया था, बात खत्म, एक पॉइंट खत्म। कंसल्टेशन के ऊपर आते हैं, कंसल्टेशन डिफिकल्ट कंटेंशियस मैटर डिस्कशन भी आ जाते हैं, सीनियर नॉलेजेबल पर्सन उन सबको लेकर आओ, टेक्निकल एंड एथिकल उसके ऊपर लेकर आओ, और सर कंसल्टेशन से कंक्लूजन आते हैं, उसको तुम क्या कर लेना, डॉक्यूमेंट कर लेना, इंप्लीमेंट कर लेना, अच्छे से, बात खत्म। तुम्हारे पास में रिसोर्सेस होने चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, एडवांटेज ले लो बाहर के फर्म का, एंड बात खत्म करो, अपने शब्दों में छाप देना इसको। फिर हम बात करेंगे गिवन केस में क्या हुआ था, डिसएग्रीमेंट हुआ था, दोनों बंदों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ था, उसको रिजोल्व किया बट डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया था, तो उसके हिसाब से भी तुम क्या करो, उसको नॉन कंप्लायंस में डाल दो, और डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टेशन का भी नहीं हुआ था उसको भी डाल दो। फिर बात आता है EQCR में हमने बोला सिग्निफिकेंट जजमेंट जो होते हैं उसको रिव्यू करने चाहिए। फिर हम बोले कि रिव्यूअर की जिम्मेदारी, रिव्यू करने से एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी कम नहीं होती है। फिर हमने बोला कि रिव्यू कब होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट से पहले होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट डेटेड जो है वो तुम्हारा वो पॉइंट लिख लो। फिर अपन ने बोला कि मैंडेटरी है सारे लिस्टेड कंपनी के लिए एंड अदर एंगेजमेंट के लिए, और हम देखेगी, हमारी नहीं हम देखेगी। फिर फिर अपन बोलते कि गिवन केस में क्या होता, वो 4 पॉइंट थे, रिव्यू एडिक्वेटली नहीं होता, बस वो ऊपर ऊपर से किया था, रिव्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो सिग्निफिकेंट जजमेंट जो है ऑब्जेक्टिवली इवेल्यूएट नहीं किए थे, रिपोर्ट इशू किया था EQCR से पहले, तो ये सारी चीजें क्या है, नॉन कंप्लायंस है एंगेजमेंट के क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का। एंड कंक्लूजन में सारी चीजें ऐड करके चेप दो, बात खत्म। इससे तुमको 2 से 3 मार्क मिल जाएंगे। सर इससे 2 से 3 मार्क मतलब 4-5 नहीं, नहीं भाई सर, 20 मिनट लिए एक क्वेश्चन को, समझ लाओ, समझ जाओ, इंपॉर्टेंट समझ जाओ, अगर आ जाएगा ना ऐसा मजा आ जाएगा। फिर सर
अब फटाफट करेंगे। EQCR के ही 2 पॉइंट है। एक बात करता है कि उसने एक्सेप्ट किया है नया एंगेजमेंट बेस्ड ऑन रेफरल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट विदाउट कंडक्टिंग प्रॉपर इवेल्यूशन। ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे कर लिया तुमने? दूसरा पॉइंट बोलता है कि सेम क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज फॉर सेवरल ईयर्स विदाउट अपडेटिंग देम फॉर रिसेंट चेंजेस। दो चीजों के बारे में बात करता है, एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है एंड सेवरल के बारे में। मतलब क्या बात कर रहा है सर? अगर नहीं समझ रहा है तो लास्ट लाइन में कुछ दिया है क्या हिंट? देखो, आइडेंटिफाइंग एसक्यूसी के दो कौन से उसको, हाँ नहीं दिया है। तो सर एक तो तुमको समझ गया क्या लिखना है, एक्सेप्टेंस। पहला पॉइंट तो एक्सेप्टेंस का है, एक्सेप्टेंस वाला लिखोगे। दूसरा पॉइंट कहाँ से आएगा? सेम क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज फॉर सेवरल ईयर्स। सर 7 ईयर्स के बारे में तो देखा था, सेवरल ईयर्स क्या है? 7 ईयर्स वाला चीज अलग है। ये जो है ना, ये अपडेट नहीं किया है। अपडेट नहीं किया तो ये कहाँ पे आएगा? तुम्हारा मॉनिटरिंग के ऊपर आएगा। अगर तुमको अभी तक नहीं पता है तो अभी देख लो, कोई टेंशन नहीं है। सो सर जब हम SQC1 पढ़ते हैं तो SQC1 उसका नाम लिखते हैं, 2 पॉइंट लिखते हैं क्या? फर्म शुड एस्टेब्लिश सिस्टम, QCS एस्टेब्लिश करना है क्या? फर्म एंड उसके पर्सनल कंप्लेंट करेंगे PRL से, हाजिर करेंगे, और उसके बाद रिपोर्ट जो इश्यू करेंगे वो अप्रोप्रिएट होगा। ये जो ऊपर चीज हमने डिस्कस करी थी यहाँ पे आ गई, रिस्क में डिस्कस किया था। नहीं समझाए तो छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, इतना लोड मत ले लो, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस के बारे में पहला पॉइंट था। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस में उस बंदे ने क्या किया है भाई साहब, बिना इवोल्यूशन के स्टार्ट कर दिया। तो गलत तो किया है देवसेना। एक सर भाई साहब आ गए बीच में, तो गलत तो हो गया। तो इंटीग्रिटी, कंपिटेंस, कंप्लायंस विथ इथिकल रिक्वायरमेंट, ये 3 चीजें आ गई। ये 3 चीजें क्या हो गई? ये 3 चीजें आ गई। ये तो तुमको आते हैं सर। और एक चीज थी, और एक चीज थी, 4 चीजें थी। ओहो, किसी को याद है क्या? याद है तो कमेंट कर लो, नहीं याद है तो छोड़ दो। सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट आती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के बारे में बात आता है। मॉनिटरिंग में जो यहाँ पे लिखा है ना, वो थोड़ा गजब गजब लिखा है। अगेन ICI ने सेम पैटर्न फॉलो किया है, मॉडल से उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया है। सर मॉनिटरिंग में ना जो अपन पढ़ते हैं ना, अपन ऐसे 4-5 पॉइंट पढ़ते हैं ना बड़े बड़े, ठीक है। मॉनिटरिंग अगर तुमको याद हो तो वो तो दिक्कत की बात है, तुमको याद होना मतलब। हम्म, याद हुआ क्या? नहीं हुआ? तुमको दिखेगा तो याद होगा। चले भाई, आजा भाई, फटाफट आजा। देखो यहाँ पे तुमको मॉनिटरिंग दिखेगा, यहाँ पे अपन ये सारी चीजें पढ़ते हैं पॉइंट पॉइंट। लेकिन पॉइंट पॉइंट के ऊपर जो एक लाइन देखो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, फर्म शुड इंश्योर दैट PP रिलेटेड टू QCS आर रिलेवेंट, एडुकेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विद प्रैक्टिस। ये जो लाइन है ना, एन ऑनगोइंग कंसिडरेशन इवेल्यूशन एंड फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल, ये लाइन जो है ना, मैंने 2-3 लाइन ऐसे करके लिखा है ना, इसके ऊपर भाई उन्होंने पैराग्राफ बना दिया। सेम ही लाइन है भाई, बट आंसर में तुमको दिखनी तो चाहिए। मार्क्स कैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो जो हमने अभी बात करी ना, रिलेवेंट, एडुकेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विद प्रैक्टिस एंड ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, बस ये लाइन चिप देनी है। तो मॉनिटरिंग में बस एक लाइन चिप दो और बात खत्म। अब तुमको क्या करना है, गिवन गिवन केस में अपन ने क्या करना है देखना है। जैसे कि ऊपर के केस में क्या हुआ था, एक्सेप्ट किया था सोल्ली ऑन रेफरल्स, जो क्या करता है क्लियरली डिफिशियंसी को शो कर देता है कि भाई एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस में तुम्हारा डिफिशियंसी है क्योंकि तुमने प्रॉपरली इवोल्यूशन नहीं किया। नीचे में क्या हुआ है भाई, सेम क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है बहुत सारे सालों तक, ये भी क्या है, लैप्सेस है या डिफिशियंसी है किसमें, मॉनिटरिंग वाले एरिया में लैप्स है तुम्हारा। बस बात खत्म सर। सर ऐसे लिखोगे भाई साहब 3-4 मार्क आ जाएंगे। क्या पढ़ा तुमने बोलो? 2-2 लाइन याद रखे और कुछ पढ़ा है क्या तुमने? नहीं पढ़ा है, बस ऊपर का चेप के आ गए नीचे। एंड देयर फोर दोनों चीज में क्या करो, डिफिशियंसी है कर को, डिफिशियंसी है दोनों चीज में, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस में एंड मॉनिटरिंग में। यही 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना था। एक्सेप्टेंस को तुमको पता है, एक्सेप्टेंस में 4 पॉइंट लिखो। मॉनिटरिंग में तुमको जो नहीं पता था वो मैंने बता दिया, वो एक लाइन है ना, उसको पैराग्राफ बना के लिख दिया, बात खत्म। 4-5 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है सर, बात खत्म। क्वालिटी कंट्रोल खत्म ना, तो झंझट ही नहीं है भाई, बाकी किसमें टेंशन नहीं मत लो तुम। अच्छा जी, ये एक नया क्वेश्चन आया भाई साहब, नया 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 नया, बहुत सारी चीजें दी है, फटाफट कवर कर देता हूँ। सेवरल सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स है, नया इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, नए फॉरेन मार्केट में एंटर किया है, हायर किए हैं नए एम्प्लॉयज फाइनेंस एंड IT में, नया इनोवेटिव स्मार्ट अप्लायंसेस को इंट्रोड्यूस किया है। क्या क्या किया है कंपनी ने 1 साल में? सब्सटेंशियल ग्रोथ हुआ है प्रोडक्शन एंड सेल्स में। फिर जी कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी को भी चेंज किया है। देखो भाई, अबव सिचुएशन में रिस्क हो सकता है, तो उस जो चेंजेस है
ये चेंजेस इंपैक्ट कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस को, तो कैसे कर सकते हैं उसको ब्रीफली डिस्कस करना है। अगर ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ा था तो छोड़ दो, लेकिन सर पढ़ा था तो कौन सा पॉइंट है तुमको याद नहीं आएगा। लेकिन मैं तुमको बताऊं, इसको जब तुम आंसर करने जाओगे ना, मजा आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा सर? सबसे पहले सर बात मैं करता हूँ कि तुमने पढ़ा कहाँ पे था। पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल में, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में एंटिटीज का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो है ना, वहां पे कुछ कुछ तुमने ऐसा पढ़ा था कि नए बिजनेस वेंचर में एंटर करना है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में चेंजेस है, नए टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन है, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अडोप्शन है, नए पर्सनल है, रैपिड ग्रोथ है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, सिग्निफिकेंट चेंजेस है, फॉरेन ऑपरेशन है। सर एक तो ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, ऊपर से ये सारे फालतू के पॉइंट हमको याद नहीं है। मैंने बस तुमको दिखा दिया कि नोट्स में कहाँ पे है, आंसर कैसे करना है ये तो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। सर कैसे समझेगा? आइए सर, बहुत ही मजेदार। अपन ने इतने सारे क्वेश्चन में पॉइंट देखे, एक एक उठाओ। क्या बोले? बोले सेवरल सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट किए हैं, जिसमें से एक है इम्प्लीमेंटेड न्यू इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आइए भाई साहब, इम्प्लीमेंटेड नया सिस्टम किधर है? नया या रीवैम्प्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। बस पॉइंट लिखो और अंदर कुछ भी लिखो। दूसरा पॉइंट क्या बात करता है? अल्सो एंटर्ड इनटू टू फॉरेन मार्केट्स, न्यू फॉरेन मार्केट्स एक्सपांड किया है, तो एक्सपांशन इन न्यू फॉरेन मार्केट्स लिखो। लिखो किधर है क्या? इधर इधर है क्या? देखो, एक्सपांडेड फॉरेन मार्केट ऑपरेशन। देखो कैसे मजेदार पॉइंट बनते जा रहे। बोले कि एम्प्लॉयज को हायर किया है, भाई नए पर्सनल आ गए। ओहो। फिर बोले कि इनोवेटिव स्मार्ट अप्लायंसेस, मतलब क्या? टेक्नोलॉजी भाई, टेक्नोलॉजी तो नया टेक्नोलॉजी आ गया। सर जो पढ़ाई करता है ना, जरूरी नहीं कि वो पास हो जाए, लेकिन जो दिमाग लगाता है ना, ओहो। फिर बोले कि प्रोडक्शन सेल में सब्सटेंशियल ग्रोथ हो गया। भाई सब्सटेंशियल मतलब रैपिड ग्रोथ हो गया। ओहो। फिर बोले कि अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया। भाई साहब नया अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट। अच्छे पॉइंट तो तुमको ऐसे ही बता दिए। अब क्या बचा है? अब बचा है कि नया बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट एक्टिविटीज लेकर आए हैं। अगर तुमको समझेगा ऊपर स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाला, उसमें ये कवर हो जाएगा। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग याद नहीं होता है तो छोड़ो, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में चेंज हो जाते हैं। तो ऊपर जो पॉइंट दिखे हैं ना भाई साहब, यहाँ पे कितने? 9 10 8 9 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट छोड़ दो, 6 पॉइंट तो ऊपर के ही कवर किए हमने। आइए मियाँ मियाँ मियाँ, 200 की सीरीज का क्वेश्चन है। बोलते हैं वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, मतलब ऐसे 260 के बारे में। अच्छा तुमको अभी दिख रहा है, लेकिन अभी दिख तो रहा है ना, 265 के बारे में बात करता है। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल बात क्या करता है? देखो, लेटर ऑफ वीकनेस के बारे में बात करता है। तो मैंने इसको रखा क्यों है? ये तो क्वेश्चन है अपने पास। हाँ जी है भाई साहब। ये जो तुम्हारे पास में 4 पॉइंट है ना, जो एक्चुअल में लेटर ऑफ वीकनेस के बारे में बात करते हो, तो तुमने पढ़े हैं। लेकिन बस मैंने रखा क्यों है? क्योंकि इसमें ऐसे 265 मेंशन करके ये 2 पॉइंट उन्होंने ऐड किए हैं। और तुम देखोगे ये ऑब्जेक्टिव नहीं है सर, ये हमारे 265 में एक क्वेश्चन है, पहला वाला बड़ा वाला क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 पॉइंट है जो उन्होंने यहाँ पे उठाए। क्या बात करते हैं अपन? जब हमको कम्युनिकेट करना होता है ना, तो अपन क्या कम्युनिकेट करते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफिशियंसी एंड उसका पोटेंशियल इफेक्ट। डिफिशियंसी क्या है उसका डिस्क्रिप्शन, उसको बताते हैं, और उसका इफेक्ट कितना होगा ये बताते हैं। एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो टीसीडब्ल्यूजी के मैनेजमेंट को समझे टू अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये 2 पॉइंट होते हैं। ये 2 पॉइंट अगर तुमको एज इट इज क्वेश्चन लिखने को आता है तो एज इट इज आंसर भी दिखना चाहिए। इसकी वजह से मैंने बस यहाँ पे लिया है, नहीं तो इसमें और कुछ नई चीज ऐसी नहीं है। बस ये 265 जो है ना, वो ऐसे का रेफरेंस दे दो और उसके 2 पॉइंट शेप के आ जाओ। फिर नीचे के जो 4 पॉइंट है ना लेटर ऑफ वीकनेस के, वो तो तुमको पता है, अब तो पता होने चाहिए। सर 500 सीरीज में आ जाते हैं। 500 सीरीज के बारे में बात करते हैं। बोलते क्या? रिकरिंग लॉसेस है, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब क्या है सर? गोइंग कंसर्न का है क्वेश्चन ऑब्वियसली। चलो, प्रीपेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस उन्होंने बना भी दिए हैं। हैज डिस्क्लोज इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स मेजर इवेंट्स एंड कंडीशन। अच्छा जी, डिस्क्लोजर में उन्होंने दिया है कि मैनेजमेंट प्लान्स टू इंप्रूव लिक्विडिटी एंड क्लियरली स्टेट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। दिमाग के तार खुल जाने चाहिए। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो अपन क्या करेंगे सर? क्या करेंगे सर? क्या करेंगे सर? अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे।
डिस्क्लोज करेंगे, स्टेट करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, वो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे डिस्क्लोजर के। लेकिन पूछा क्या है वो तो देखते हैं। ऑडिटर कंक्लूडेड दैट, डिस्क्लोज मतलब क्या, कौन सा पैरा जाएगा तुम्हारा, मर्तो को पैरा जाएगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ना, तो वो पैरा जाएगा, ठीक है। ऑडिटर कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस वो अप्रोप्रिएट है, मतलब ऑडिटर को भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्लोजर मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी वो भी एडिक्वेट है, तो मतलब कोनो ही दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन करो कि रिपोर्टिंग में कैसा जाएगा। तो कैसा जाएगा, कैसा जाएगा सर, जो अपन ने नोट्स में लिखा था ना, वो सारी चीजें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। कहाँ से कहाँ तक, गोइंग कंसर्न बेसिस पे है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एक तो अपन क्या बोलते हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन करेंगे, मर्तों को प्यारा आएगा, उसमें अपन ड्रॉ अटेंशन करेंगे एंड इवेंट्स एंड कंडीशन को बता देंगे और उनको बता देंगे कि एबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न, कंटिन्यू गोइंग कंसर्न। तो ये तो तुमको पता है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर के जो डिस्क्लोजर के 2 पॉइंट है ना, ये भूल मत जाना, इसको लिख के आना। अपन क्या करते हैं कि एफएस में एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है क्या, क्या जो प्रिंसिपल एंड इवेंट है ना, प्रिंसिपल इवेंट एंड कंडीशन है ना, उसको डिस्क्लोज किया है क्या, और मैनेजमेंट का प्लान क्या है टू डील विद दिस इवेंट, उसको डिस्क्लोज किया है क्या, ये अपन को देखना पड़ेगा। एंड एफएस में और एक चीज होनी चाहिए डिस्क्लोज, कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अपन नॉर्मल बिजनेस में लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे एंड एसेट को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। ये वाला एक सेंटेंस डिस्क्लोजर वाला जाना चाहिए सर। बस उन्होंने जो दिया है ना, ये देखो डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर जो ऊपर के 2 पॉइंट देखे थे वो हमने, उन्होंने ए एंड बी पॉइंट में दिए, ठीक है। उसके बाद जो अपन ने एक्सप्रेस करना था, अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड मर्तो को पैरा देना था, ये उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो 3 पॉइंट नए है, नए पॉइंट है 3, ऐसा समझो, जो अपन ने पढ़े नहीं है नोट्स में, वो 3 पॉइंट यहाँ पे है जो क्या बात करते हैं डिस्क्लोजर में क्या आ सकता है। और मैनेजमेंट्स इवोल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और कंडीशंस, सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स और कंडीशन रिलेटिंग टू उसका एबिलिटी टू मीट द ऑब्लिगेशंस, और सिग्निफिकेंट जजमेंट जो मैनेजमेंट ने किए हैं एज अ पार्ट ऑफ उनका प्रोसेस असेसमेंट ऑफ एंटिटीज कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड डिस्क्लोजर अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशंस एंड द लाइकलीहुड ऑफ द टाइमिंग ऑफ ऑकरेंस। याद होता है तो ठीक है, नहीं तो क्या याद रखो सर, बस 2 पॉइंट ऊपर के याद होते तो भी याद रखो। देखो डिस्क्लोजर में मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट है, अगर ये तुमको याद रहता है, मैग्नीट्यूड मतलब कितना वो इम्पैक्ट कर सकता है, अगर वो तुमको समझ में आ जाता है, होगा कि नहीं होगा ये तुमको समझ में आ जाता है, तो उसका डिस्क्लोजर दे दो। नहीं तो ऊपर के 2 पॉइंट जो है सिग्निफिकेंट जजमेंट, वो तो तुम लिख सकते हो, जो मैनेजमेंट को प्लान करते समय आ जाती है, उसको तुम यहाँ पे डिस्क्लोज कर दो। और मैनेजमेंट का इवेल्यूशन की वो उसका सिग्निफिकेंस कितना है, उसको भी तुम डिस्क्लोज कर दो। ये 3 पॉइंट जो है वो हमने पढ़े नहीं है, तो ये पहली बार आए हैं, अगर याद होते तो उसको लिखो, याद नहीं होते तो तुम जो लिखोगे उसके भी अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। आईसीआई के लिए तो ओहो बल्ले बल्ले। अब फिर तुम कंक्लूजन कर दो। सर अगेन इसको मैंने कट क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन डबल है ना, रिपीट आया ना, अच्छा नहीं थोड़ा सा चेंज करके आया, ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पास में आके गया है कि भाई पैंडेमिक वगैरह आया था, कुछ कॉन्जिक्यूटिव कुछ तो गड़बड़ हुई थी, तो 570 में हमको देखना था कि वो है क्या नहीं है। बट ये क्वेश्चन को पढ़ एक बार, क्या बोलता है कि बर्ड बर्ड का उनका कुछ तो कंपनी था, बर्ड अंडे और वो बर्ड्स वगैरह एग्स वगैरह वो कुछ तो कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, हमको कुछ तो हो गया था जिसमें गड़बड़ हो गई, तो उनको नया बैच स्टार्ट करना है। वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज के बारे में बात करी है, रिस्ट्रक्चर करने के बारे में बात करी है, रीपेमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड वर्किंग कैपिटल टर्म लोन्स आर बिगिन फ्रॉम एंसुइंग ईयर, मतलब क्या है, आने वाला साल, ठीक है, ऑडिट में वो यूज करते हो ऐसा। नो फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटी हैज बीन ग्रांटेड बाय द बैंक एंड कंपनी प्लान कर रही है कि लॉन्गर क्रेडिट के लिए, मतलब ये क्या है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि गोइंग कंसर्न के उनके बात आ गई, गोइंग कंसर्न के ऊपर उनकी बात आ गई, तो ये पैरा में मैनेजमेंट ने बता दिया कि हम उसको कैसे कैसे ठीक 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 कैसे करेंगे। अच्छा जी, एडिशनल मेजर्स भी लेंगे लाइव स्टॉक के लिए, जैसे एग्रेसिव वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मोर फ्रिक्वेंट विजिट। मतलब क्या करेंगे, जो लाइव स्टॉक है, मतलब जो जिंदा है वो बर्ड्स के लिए अपन क्या करेंगे, एडिशनल मेजर्स लेंगे। फर्दर कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, जो आजू बाजू के गांव वाले थे उन्होंने बोला कि भाई एनवायरमेंटल
पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, ये वैसा वैसा कंपनी है, एलिगेशन कर लिया। तो ऐसा है ना कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन के ऊपर बात तो आ जाती है, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक टू कैश फ्लो फोरकास्ट पूछा है। ओहो 570 उसके बारे में तुमने चेक दिया कुछ तो। अब बात करेंगे कैश फ्लो फोरकास्ट। कैश फ्लो फोरकास्ट के 2 पॉइंट्स तो तुमको पता है, क्योंकि उन्होंने कैश फ्लो फोरकास्ट को बेसिस पकड़ के पूछा है क्वेश्चन। तो कैश फ्लो फोरकास्ट के 2 क्वेश्चन पता है तुमको, रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा एंड एडुकेट सपोर्ट फॉर द एजम्पशन। ये तो बच्चों को पता है, 570 में बचपन में पढ़ा था। आंसर को कैसे लिखना है गुरु, भाई आया है, दिमाग लगाएगा, बताएगा। ऊपर जो जो पॉइंट थे, एक एक पॉइंट को उठाओ, नीचे लेकर आओ। भाई साहब ऐसा मैं ऊपर नीचे करूंगा तो टाइम जाएगा। एक बार ऊपर फिर से पढ़ते भाई, नया बैच स्टार्ट करे तो पैसा कहाँ से आएगा, वो तुमने कंसिडर किया है क्या कैश फ्लो फोरकास्ट में? चीजें कैसे देखनी है, जहां पे तुमको पैसा लगेगा तो कैश फ्लो फोरकास्ट हम चेक करें, उसमें तुमने पैसे को कंसिडर किया है क्या? फिर बोले वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के लिए ग्रांटेड बाय बैंक हैज आल्सो बीन रिस्ट्रक्चर किया है, लोन को, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी को रिस्ट्रक्चर किया है। तो उसका पेमेंट कब से शुरू होगा, तो तुमने वो बराबर कंसिडर किया है क्या, रिस्ट्रक्चर कैसे कंसिडर किया है? वो अपन क्या करेंगे, अपन को बस वही चीज देखनी है ना, जो कैसे किया है कंपनी ने। कैश फ्लो फोरकास्ट में वही तो है ना, कैश फ्लो को कैसे मैनेज किया है। फिर अपन क्या करेंगे, रीपेमेंट जो है वर्किंग कैपिटल का वो अगले साल से आएगा। फिर नो फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांट किया है, अगर फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांट नहीं किया तो पैसे का कैसा आना जाना रहेगा। लॉन्गर क्रेडिट के लिए कंपनी क्या कर रही है, प्लान कर रही है। तो कब से प्लान कर रही है, लॉन्गर मतलब टर्म लोन्स वगैरह, बड़े वाले लोन्स, तो कैसे कर रही है, क्या कर रही है, कौन देगा, कैसे देगा, कब आएगा पैसा, इसको तुमने ध्यान से देखा है क्या? फिर बोले सेफ्टी ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रेसिव वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, फ्रीक्वेंट विजिट, ये सब के लिए तो पैसा चाहिए ना, उसको भी तुमने कैश फ्लो फोरकास्ट में कंसिडर किया है क्या? फिर बोले कि विलेजर ने एलिगेशंस लगाए, तो विलेजर उसने एलिगेशंस लगाए तो उसके लिए भी तुमने कुछ किया है क्या, पैसे का प्रोविजन किया है क्या? देखो कैश फ्लो फोरकास्ट देख रहे तो सिंपल सी बात है, पैसे की बात करो बात खत्म, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, पैसे की बात करो बात खत्म। तो आइए भाई साहब, तो नए बैच के लिए जो एजम्पशंस उन्होंने ली है उसको तुमको क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। फिर जी बैंकर्स ने उनको फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दिया है, तो फंड्स जो है ना वो कैसे अरेंज होंगे, तुम बताओ हमको, उसका रीजनेबलनेस ऑफ एजम्पशंस वगैरह बताओ हमको। फिर बोले चेक करो क्या लोन सैंक्शन लेटर्स एग्रीमेंट टू वेरीफाई, जो रीपेमेंट्स है वो जो बिगिन होंगे अगले साल से, उसको तुम क्या करो, सैंक्शन लेटर एग्रीमेंट से वेरीफाई कर लो। फिर बोले कि कंपनी जो प्लान कर रही है लॉन्गर क्रेडिट के लिए, उसमें हाउ वुड सप्लायर्स एक्सटेंड लॉन्गर क्रेडिट, अच्छा ये वो वाला चीज है, सप्लायर कैसे क्रेडिट को लॉन्गर करेंगे, मतलब तुम्हारा जो 45 डेज 90 डेज का क्रेडिट पीरियड होता है उसके बारे में बात हो रही है शायद से। ठीक है, वेदर कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशन एंड विजिट, जो आगे हमको करने थे उसके लिए उन्होंने क्या किया है, इंक्रीज एक्सपेंडिचर को अकाउंट फॉर किया है क्या? एंड जो एयर पॉल्यूशन के लिए जो विलेजर्स ने अलिगेशंस लगाए थे उसके साथ में कैसे डील करेंगे, उसका एक्सपेंडिचर के लिए तुमने अकाउंट फॉर किया है क्या? ऐसा ऐसा चीज आती है। सर मैंने तो बता दिया आसान भाषा में, तुमको इतना आसान भाषा में नहीं लिखना है, तो एक बार तुम इसको पढ़ो नीचे के पॉइंट्स को और चेप दो अपनी भाषा में, बस पढ़ो ताकि थोड़ा सा लैंग्वेज ग्रास्प हो जाए, बाकी कुछ टेंशन की बात है नहीं है वैसे। आहो 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 एक क्वेश्चन है दोस्तों, रखा क्यों है मैंने, देखो वैसे तो क्वेश्चन नया नहीं है, बट रखा है क्योंकि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इस बार आया है तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से रखा है। उतना मतलब नया नहीं है। कहाँ पे कवर है, पहचान कौन में कवर है भाई साहब, अपने क्वेश्चन बुक में पहचान कौन वाला सेक्शन है और उसमें क्वेश्चन नंबर 22 इसमें कवर है। क्या बात करता है सर, 3 जॉइंट ऑडिटर होते हैं, कुछ वैल्यूएशन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, जो हमारे पास में क्वेश्चन था वो ग्रेजुएटी का था शायद से। ठीक है, तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, बाहर वाला जो बंदा है ना वो चाहिए तुमको एक्सपर्ट, तो बाहर वाला एक्सपर्ट है तो सब लोग अपने अपने एक्सपर्ट के पास जाते हैं, अपने अपने इंजीनियर के पास में जाते हैं, और फिर क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी फाउंड होता है वैल्यूएशन रिपोर्ट में। सब अलग अलग रिपोर्ट देते हैं तो भाई गड़बड़ है, सबका अलग अलग आ रहा है तो डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। तो बोले कि क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स इफ द रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एक इंजीनियर, अगर वो बाद में गिल्टी हो जाता है तो फॉल्टी हो जाता है, तो मतलब रिपोर्ट गड़बड़ हो जाता है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? सर तुमने तो ऐसे 500 की सीरीज में इसको रखा है, ये तो 299 299
क्या बोलते हैं 299 ज्वाइंट ऑडिटर का क्वेश्चन है। अरे मिया, अरे मिया, अभी तो मेरे पास नहीं है, ले शायद से होगा, शायद से होगा, 1 मिनट रुको, जस्ट गिव मी अ मिनट। पहचान कौन, वाह भाई वाह, नसीब है तुम्हारा। पहचान कौन में क्वेश्चन नंबर 22 दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैंने आपको, ओहो, आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला, करो इंतजार तेरा। मुझे नहीं पता गाना क्या है, मैं तो वेट कर रहा हूँ, जो तुम्हारे स्क्रीन पे अगर दिखता है तो मैं शुरू कर दूंगा बताना। ठीक है, तो देखो भाई क्या है, एकदम से वक्त बदल लिए, जज्बात बदल लिए, ऐसे 299 में इतना खेले कि गेम ही भूल गए। वाह वाह सर, वाह वाह। ये वही वाला क्वेश्चन है जिसको अटेम्प्ट करने के बाद में एग्जाम इजी लगेगा और मार्क्स आने के बाद में रहने दो, उधर नहीं जाते। देखो क्वेश्चन लास्ट लाइन में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर वाई एक्चुअली का रिपोर्ट जो है, जो कि हुआ है ऑडिटर्स एक्सपर्ट, मतलब गिवन केस में जो यन इंजीनियर था ना, वो हो जाता है तुम्हारा ऑडिटर्स एक्सपर्ट, तो उसका रिपोर्ट अगर फॉल्टी हो जाता है तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, मतलब ऐसे 620 का तो क्वेश्चन नहीं है। वल्ला वल्ला, मैं हूँ प्यार तेरा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ऐसे 620 का क्वेश्चन है तो सर 500 के चैप्टर में क्यों रखा है, क्योंकि हमारे इसमें 500 और ऐसे 620 दोनों साथ में पढ़ते हैं ना, इसी वजह से रखा है। तो ज्यादा दिमाग मत चलाओ, बोलो कि ऐसे 620 का क्वेश्चन है। 620 में तुमको क्या करना है वो तुम देख लो यहाँ पे, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, इवेल्यूट एडिक्वेसी वगैरह वगैरह, वो चीजें सारे तुम लिख लो यार। अभी अपन कवर नहीं करेंगे क्योंकि नया क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने तुमको बता दिया। आजा, रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं। रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं जी। हुआ क्या है देखते हैं, क्वेश्चन में लिस्टेड कंपनी है, अच्छा जी, इन्वेंट्री को ओवरस्टेट किया है इनकरेक्ट वैल्यूएशन से, ऑब्सोल्यूट स्टॉक का इनकरेक्ट वैल्यूएशन किया है तो पीबीटी जो है वो तो ओवरस्टेटमेंट हो जाएगा, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। नॉट डिस्क्लोज मटेरियल पेंडिंग लिटिगेशन, लिटिगेशन को डिस्क्लोज नहीं किया, ऐसा हमने किधर तो पढ़ा है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्वेश्चन नया ही है ना, किधर तो कवर किया है। अच्छा जी छोड़ दो, बात क्या कर रहे हैं, हाउ ऑडिटर शुड रिपोर्ट, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, रिलेवेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन। तो हाँ जी, क्या बताएंगे अपन, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में अपन मॉडिफाई करेंगे। इसमें उन्होंने कहीं दिया है क्या, ऑप्टेन सफिशिएंट, ऑप्टेन हुआ है तो साई ऑप्टेन हो चुका है, मैनेजमेंट ने एडजस्ट नहीं किया है, अच्छा जी, डिस्क्लोज भी नहीं किया है, मिस स्टेटमेंट जो है मटेरियल है बट नॉट परवेजिव, मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, क्वालिफाइड ओपिनियन करेंगे। तो क्वालिफाइड ओपिनियन करेंगे बेसिस फॉर, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हेडिंग को चेंज करेंगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। डिस्क्रिप्शन में अपन क्या करेंगे, जिस मैटर की वजह से ओपिनियन में चेंज हुआ है, मतलब क्वालिफाई किया है, उस मैटर को अपन डिस्क्राइब करेंगे। फिर आइए नीचे, डिस्क्राइब क्या करेंगे फिर उस केस में, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट किया है जिसकी वजह से अपन पीबीटी हमारा 8.75 करोड़ से बढ़ा है, ये चीज हुई है, वो सब स्टोरी तुम लिखोगे। मतलब अभी तक हमने पढ़ा कुछ नहीं है, जो हमको याद रखना है, जो ऊपर दिया है उसको ही अपन चेप रहे। तो अपन क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन मतलब वो क्या चीज है, और उसका क्वांटिफिकेशन मतलब अमाउंट में कितना फर्क हुआ है, वो अपन क्या करेंगे इसमें लिखेंगे। ठीक है, फिर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, इसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो लिटिगेशन जो था ना उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसके बारे में बात करेंगे। उस केस में अपन क्या करते हैं सर, अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके साथ में, टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, कि तुमने भाई इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। फिर अपन क्या करेंगे, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या करेंगे, नेचर ऑफ ओमिटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्क्लोज करेंगे, कि ये जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन है इसको डिस्क्लोज नहीं किया है, और अगर पॉसिबल है, अगर प्रैक्टिकेबल है, और अगर लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रोहिबिट नहीं किया, ऐसे ही कुछ तो है ना, हाँ, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, तुम क्या करो, वो डिस्क्लोजर को तुम दे दो। इंक्लूड ओमिटेड डिस्क्लोजर प्रोवाइडेड इट इज प्रैक्टिकेबल टू डू सो एंड ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड साही, हाँ साही ऑब्टेन किया है, तुमको प्रैक्टिकेबल है एंड लॉ एंड रेगुलेशन ने तुमको रोका नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम दे दो भाई साहब। सिंस ऑडिटर को ऑब्टेन हुआ है एंड हम एज्यूम करते कि लॉ भाई ने प्रोवाइड नहीं किया है,
तो तुम क्या करो, ओमिटेड डिस्क्लोजर को अपने रिपोर्ट में ऐड करो एंड ऑडिटर क्या करेगा 260 में कम्युनिकेट भी करेगा। फिर कंक्लूजन में तुम क्या करो, अभी तक हमने जो डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एफर्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ओमिटेड डिस्क्लोजर एंड अगर पॉसिबल है तो इंक्लूजन ऑफ ओमिटेड डिस्क्लोजर। बात खत्म, कोई दम ही नहीं है भाई साहब। 800 की सीरीज सर, अब यहाँ पे ना मुझे तुमको बस क्वेश्चन डिस्कस करना है, आंसर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, वल्ला वल्ला मैं हूँ प्यार तेरा। देखो, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अकम्पनीड बाय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट हैज बीन इंक्लूडेड स्टेटिंग दैट ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ बोला है। अंत में पूछा है एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स यू वुड लाइक टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे सब हो गया ना भाई, ऊपर ब्ला 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 किया है, नीचे बोला है सीधा सीधा बोलो कि भाई साहब प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करना है, समरी एफएस को लेकर बता दो, बात खत्म। तो समरी एफएस को लेकर जो प्रोसेस है तुम्हारे पास में, ये पॉइंट को एज इट इज मतलब जैसे कि तैसा चेप के आना है। ये पॉइंट्स को जैसे का तैसा चेप के आना होता है। ये पहले क्वेश्चन एग्जाम में आके गया है रिसेंटली, 1-2 अटेम्प्ट में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कौन सा अटेम्प्ट में, बट ये अभी आके गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको चेप के आ जाओ। फिर एसआरएस के बारे में सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन बस नया था, चीजें सेम ही थी, इसमें कुछ दिक्कत की दिमाग वाली बात नहीं थी। एसआरएस में क्या हुआ है सर, एसआरएस में प्रैक्टिशनर जो है वो सब बात कर रहा है, सीधा आखिरी लाइन पे आते हैं, एग्रीड विथ मैनेजमेंट बिफोर कमेंसिंग। मतलब क्या बात करता है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एग्री करना है। तो एसआरएस 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट के बारे में बात करता है। एसआरएस 4410 में तुमको क्या करना है, एग्री विथ मैनेजमेंट बिफोर कमेंसमेंट। बिफोर कमेंसमेंट मतलब एक्सेप्ट करने से पहले, तो एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के बारे में बात होती है। तो जाओ इससे एसआरएस 4410 में कंपाइलेशन एंगेजमेंट में एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस जितना देखता है उतना चेप के आ जाओ। जितना दिखता है उतना चेप के आ जाओ। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया क्या? एसआरई में जो है 2400 बात करता है कि प्रिलिमिनरी डिस्कशन एक्सप्लेन द फैक्टर्स अगेन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट अल्सो स्टेट सिचुएशन कि जहाँ पे तुमको प्रैक्टिशनर को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो सेम चीज आ गई, बस यहाँ पे 2400 में जाओ, यहाँ पे तुम्हारा जो इथिकल रिक्वायरमेंट एंड एंगेजमेंट मतलब वहां पे तुमको है ना एक्सेप्ट नहीं करना है। किधर गया, दिख नहीं रहा है सर, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। देखो यहाँ पे कि प्रोफेशनल नहीं, प्रैक्टिशनर ने कब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वो वाली चीज थी, वो वाली चीज यहाँ पे चेक के आ जाओ। तो नथिंग सो ग्रेट, सारी चीजें तुमको पता है, बस तुम यहाँ पे मैप कर लो कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर ये है, बस इतनी सी चीज है और कुछ नहीं है, बस ये चीज तुम कर लो, ठीक है। फिर भाई चैप्टर 10 ऐसे ही में कुछ नहीं है दम, ग्रुप ऑडिट में कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, पीएससी ऑडिट में भी एक नया क्वेश्चन है भाई। ये क्या बात करता है सर, अगर मैं तुमको समरी में बता दूं तो तुमको किस टाइप का ऑडिट है ये बस फाइंड कर लिए तो क्वेश्चन बस बात खत्म है। सर किस टाइप का ऑडिट है, बोले कि नॉट ओनली एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऑल्सो इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशंस, इंटरनल कंट्रोल का एडुकेसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। सर परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में बात कर रहा है शायद से, अगर परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में बात कर रहा होता तो फाइनेंशियल चीज क्यों बोली हुई उसने। नॉट ओनली फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल भी देखो, परफॉर्मेंस भी देखो एंड सारी चीजें देखो। सर ऐसा कौन सा ऑडिट होता है जिसमें सारी चीजें देखते हैं, कंप्रेहेंसिव। अरे बेटा कंप्रेहेंसिव ऑडिट होता है ना, और कौन सा ऑडिट होता है। तो उन्होंने यहाँ पे दिया है कुछ चीजें, तो समझ जाओ, कंप्रेहेंसिव ऑडिट, इफिशिएंसी कम, परफॉर्मेंस ऑडिट, जहाँ पे तुम फाइनेंशियल कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस सारी चीजें, मतलब कंप्रेहेंसिव मतलब ऊपर से जब तुम सारी चीजें चेक करते हो ना तो वो कंप्रेहेंसिव ऑडिट होता है। तो कंप्रेहेंसिव ऑडिट तो हमने देखा है, उसके नाम से ही हमने क्या किया था, कंप्रेहेंसिव ऑडिट। अगर भूल जाते हो ना भाई, जय बापा की, तुम है ना, तुमको किसी लायक नहीं रहोगे, नालायक हो, ठीक है। क्योंकि भाई कंप्रेहेंसिव ऑडिट उसके नाम से ही हमने बनाए थे, याद रखने की टेक्निक। सीओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सीओएम कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, एम से आ जाता है तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन, नहीं सॉरी, पी से आता है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन। फिर रे से आता है, रे से रेट ऑफ रिटर्न, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। हेंसिव से आता है अचीव, आउटपुट हैज बीन अचीव्ड।
एंड फिर तुम्हारे पास में एडिशनल पॉइंट होते हैं पी से, परचेस पॉलिसीज, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट प्रोसीजर, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल। सर जो अपने स्टूडेंट है ना, वो तो भाई साहब इसको भूल ही नहीं सकते। बाकी जो स्टूडेंट अगर देख रहा है ना कोई, तो टेंशन ना ले गुरु, अगली बार आ, मजाक कर रहा हूँ भाई, सारे लोग पास हो जाओ, ठीक है। चलो बेटा, इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करते हैं थोड़ा थोड़ा। इंटरनल ऑडिट में कुछ नया क्वेश्चन आया क्या सर? सर पढ़ने के लिए कुछ नया नहीं है, बस बस क्वेश्चन है नया। क्वेश्चन में क्या बात करता है सर? इम्प्लीमेंट किया है नया ईआरपी, कुछ यूजर आईडी जो है शेयर हो रहे हैं, ऑडिट ट्रेल का फीचर जो है नॉट क्लियर है, विजिबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, ऐसे कुछ तो 2-3 लाइन उन्होंने दी है। बात करता है कि पर्पज एंड इंपॉर्टेंस बताओ ऑडिट ट्रेल का। एंड दूसरा चीज पूछा है कि फंक्शनलिटी के लिए ऑडिट ट्रेल के लिए तुम्हारे पास में कौन से कंट्रोल होने चाहिए। तो सर ऑडिट ट्रेल को पकड़ो, शुरू से एंड तक लिखो। क्या मतलब है सर? सर ऑडिट ट्रेल में जो तुमको ज्ञान देना था ना, वो ज्ञान यहाँ पे, तो ज्ञान जो तुमको देना था वो ज्ञान तुम यहाँ पे दे दो कि ऑडिट ट्रेल ऐसे होता है, वैसे होता है, क्या क्या डेटा शेयर होता है, ट्रेल कैसे होता है, चेंजेस किसने बनाए, किसने किए, डिलीट किया, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखो। एंड दूसरा जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर क्या है? कंट्रोल्स। तो कंट्रोल के लिए तुमको 4-5 पॉइंट आ जाते हैं। कंट्रोल्स टू एंश्योर दैट, याद है? कंट्रोल्स टू एंश्योर दैट, वो वाले सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। अगर 2-3 याद नहीं होते तो 2-3 क्वेश्चन में ही दिए हैं, उसको बस चेंज करके लिखो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सम यूजर आईडीज आर नॉट बीइंग शेयर्ड, तो कंट्रोल्स टू एंश्योर दैट यूजर आईडीज आर असाइंड टू ईच इंडिविजुअल एंड दैट यूजर आईडीज आर नॉट शेयर्ड। समझे? तो ऊपर के जो 3 पॉइंट है उसको ही कंट्रोल्स टू इंश्योर करके चेक दो, और बाकी के कितने पॉइंट है? 5 ही पॉइंट है, तो 2 ही पॉइंट याद रखने थे। तो भाई बहुत आसान है। एनबीएफसी में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक ऑडिट में भी दिक्कत वैसे कोई नहीं है, बस समझ जाओ क्या क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में समझो। क्वेश्चन में लिखा है कि सैंक्शन लिमिट 4 करोड़ का है लेकिन आउटस्टैंडिंग 4.10 है। ओहो, मतलब 10 लाख ज्यादा आउटस्टैंडिंग है सैंक्शन से ज्यादा। वाह वाह बेटे। बट वो जो एक्सेस 10 लाख है ना, वो बस 15 दिन के लिए एक्सेस है। अच्छा, तो छोड़ दे। स्टॉक स्टेटमेंट जो है ना, तो 31 जनवरी, तो गिवन केस में देखो 31 मार्च है, मतलब स्टॉक स्टेटमेंट कितना है? 2 महीने पुराना है। अच्छा जी। रिन्यूअल जो है ना 28 फरवरी, मतलब 1 महीना पहले रिन्यूअल के लिए आया था, रिन्यू किया नहीं। इंटरेस्ट जो है ना वो रेगुलर है, मतलब बियॉन्ड 90 डेज ऐसा कुछ है नहीं है। इंटरेस्ट मतलब सब इंटरेस्ट बराबर जा रहा है। ड्रॉइंग पावर के लिए जो स्टॉक स्टेटमेंट यूज किया है ना, वो 3 महीने से पहले। देखो ऊपर लिखा है कि स्टॉक स्टेटमेंट तो 31 जनवरी का है, लेकिन डीपी कैलकुलेशन के लिए जो स्टॉक स्टेटमेंट यूज किया है ना, वो 3 महीने से पहले। तो सर उन्होंने क्या किया है? उन्होंने रेगुलर में स्टैंडर्ड एसेट में डाल दिया है, और तुमको पूछा है कि क्या ये एनपीए होना चाहिए क्या? बताओ भाई, एनपीए होना चाहिए क्या? क्यों होना चाहिए भाई? एनपीए होना चाहिए क्या? सर 90 डेज के ऊपर तो कुछ अमाउंट है ही नहीं है, तो एनपीए की दिक्कत है ही नहीं है सर। लेकिन ये 10 लाख रुपए 15 दिन के लिए तो छोटी मोटी बात है ना भाई। 10 लाख रुपए 15 दिन के लिए ओवर ड्यू थे, क्या था? एक्सेस था, लिमिट एक्सेस हुआ था, तो कोई बात नहीं सर। लेकिन ये स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से पुराना है, जो डीपी कैलकुलेशन के लिए यूज किया है वो तो 3 महीने से पुराना है, तो भाई उससे इरेगुलर बनता है, इरेगुलर बनता है, एनपीए नहीं बनता है। अपन ने अगर पढ़ा था, जो तुझे याद है, तो यहाँ पे देख इरेगुलर बनता है। तो देखो, बैंक शुड नॉट क्लासिफाई एडवांसेस एज एनपीए, क्योंकि डिफिशियंसी जो है वो टेम्पररी डिफिशियंसी है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, ब्ला 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 ब्ला। और 3 महीने से ज्यादा तो होने नहीं चाहिए, लेकिन हो जाते तो भी वो इरेगुलर बनेगा, एनपीए नहीं बनेगा। तो एनपीए नहीं बनेगा, बात खत्म, समझे? तो गिवन केस में अगेन बैंक ऑडिट का नया क्वेश्चन। बैंक ऑडिट हमेशा नए क्वेश्चन लेकर आ जाता है। गिवन केस में क्या हुआ है? कैश क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांट किया है मेनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द ब्रांच क्रेडिट ऑफिसर, मतलब क्रेडिट ऑफिसर ने बोल दिया कि इसको दे दो, तो दे दिया। ये क्या लॉजिक है भाई सब? कहाँ से उठ रहा है इसको? लोन अमाउंट डिसबर्स किया है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टन लोन डॉक्यूमेंट्स, अमाउंट को डिसबर्स कर दिया, डॉक्यूमेंट लिए बिना डिसबर्स कर दिया। वाह बेटे वाह। सर्टन प्लेस सिक्योरिटी वर नॉट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बैंक, बैंक के नाम पे रजिस्टर कैसे नहीं किया तूने? एंड डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द बैंक टाइटल वर आल्सो नॉट फाउंड, मतलब गड़बड़ गड़बड़ वाली सारी बातें दी है इन्होंने। एंड जो ऊपर 3 नंबर के पॉइंट में जो प्लेस सिक्योरिटीज है, वो एक ही ऑफिसर के कस्टडी में रखा है, मतलब एक ही ऑफिसर के पास रखा है। सर पूछा क्या है? नहीं, और एक पॉइंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट जो है ना सिक्योर्ड बाय इन्वेंटरी, ब्रांच हैड नॉट मेंटेन प्रिस्क्राइब मार्जिन अगेंस्ट, मार्जिन भी नहीं रखा है। देखो, लो कर लो बात, लो कर लो बात, मतलब सब जगह पे गड़बड़ गड़बड़ किया है। ऑडिट लैप्सेस देखो, आइडेंटिफाई करो। ऐसा मस्त क्वेश्चन है, कुछ नहीं आता तो भी चेप के आ जाए। कैसे आ जाएंगे सर? एक 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 पॉइंट उठाओ। लोन ग्रांटेड विदाउट प्रॉपर अप्रेजल एंड सैंक्शन,
तो कैसे करना है, देखो कैसे करना है सर, यहां से यहां तक इन गिवन केस में उन्होंने क्या दिया था वो तुमने लिखा, ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट लिखो। उसके बाद में आंसर का एक ही लाइन याद रखना है, क्या, advances should be granted only after bank satisfied itself regarding credit worthiness of borrowers and after obtaining sanction from proper authorities। ना कि किसी बंदे ने बोला कि इसको दे दे तो दे दे, ऐसा नहीं, क्रेडिट ऑफिसर नहीं, तो क्या करना है, बैंक सेटिस्फाई होना चाहिए, बैंक भी सेटिस्फाई, बैंक को भी सेटिस्फाई होना है। देखो भाई ठीक है, तो लोन के बारे में पूरा आंसर कॉपी पेस्ट, एक आंसर तुमने लिख दिया, बात खत्म। दूसरी चीज, डिसबर्समेंट ऑफ लोन बिफोर एग्जीक्यूशन एंड, भाई साहब पहले लोन पैसे दे दिए पहले, तो गलत है ना। तो भाई साहब ये तो जो किया है वो पहले लिखो। सही क्या होना चाहिए, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट सच एज एग्रीमेंट, डिमांड प्रोमिसरी नोट्स, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन शुड बी एग्जीक्यूटेड बिफोर एडवांसेस आर मेड एंड देयरफॉर लैप्स। मतलब बस एक 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 लाइन, 5 लाइन याद रखो, 5 मार्क लेकर जाओ, जेब से मुझसे लेकर जाओ। चलो, सिक्योरिटीज नॉट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बैंक, तो लिखो ऑल सिक्योरिटीज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बैंक और अदरवाइज अकम्पनीड बाय डॉक्यूमेंट सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश द बैंक टाइटल। कुछ नहीं, एक लाइन का याद रखो, ऑल सिक्योरिटीज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बैंक। ठीक है, फिर बात करो इम्प्रॉपर कस्टडी, वो बोले थे क्या कि भाई साहब एक ही बंदे के पास है, ऑल सिक्योरिटीज शुड बी रिसीव्ड एंड रिटन बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड केप्ट इन जॉइंट कस्टडी। बूझे कि नहीं, फिर बोले कि मार्जिन नहीं किया है, तो बोलो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप सफिशिएंट मार्जिन अगेंस्ट सिक्योरिटीज टू कवर एनी डिक्लाइन इन वैल्यू एंड टू कंप्लाई विद आरबीआई के डायरेक्शंस। ही मजा आया। डीडी इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंट, भाई साहब बोलते कि स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बोलो, तो अभी जब तुम स्टेप्स ऑफ, अच्छा तुमको दिख नहीं रहा है, तुम्हारा स्लो चल रहा है बंटी, तुम्हारा स्लाबन स्लो है क्या, अब बराबर है। तो भाई ये क्या सिस्टम ने परेशान करके रखा है, एक चपाट लगा के, नहीं अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद। स्टेप्स इन द इन्वेस्टिगेशन, बोले स्टेप्स 5 स्टेप्स है, बट स्टेप में सर बहुत डिटेल में होता है, तुमको ऐसा बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, तुमको बस स्टेप्स के नाम लिखने हैं। भाई स्टेप 1 2 3 4 5 क्या बोल रहे, डिटरमाइन करो ऑब्जेक्टिव क्या है एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन को एस्टेब्लिश करो। अच्छा जी, फॉर्मुलेशन करो इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का, एंड उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट छोड़ दो। चौथा क्या बोलता है, एनालिसिस प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन। चौथा वाला बोलता है कि प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन। मतलब क्या है, शुरू करोगे ऑब्जेक्टिव से, स्कोप से, फिर क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन का फॉर्मुलेशन करोगे प्रोग्राम का, एनालिसिस प्रोसेसिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, रिपोर्ट ड्राइंग। बीच में क्या आता है सर, बीच में आता है एविडेंस। यहाँ पे लाइन बहुत बड़ा है, तुम इतना इतना लिखो बस कि एविडेंस तुमको गैदर करना है, एनालाइज करना है, वेरीफाई करना है, एग्जामिन करके एविडेंस लेकर आना है, बात खत्म। तो सर स्कोप ऑब्जेक्टिव करके आओ, प्रोग्राम जो है इन्वेस्टिगेशन का उसको फॉर्मुलेट करो, फिर स्टडी करो, एग्जामिनेशन करो, वाउचिंग करो, वेरिफिकेशन करो एंड एविडेंस को गैदर करो। एविडेंस गैदर करने के बाद में एनालिसिस करो, प्रोसेसिंग करो, इंटरप्रिटेशन करो एंड उसके बाद में रिपोर्ट दे दो एंड बात खत्म करो। ये होता है तुम्हारे स्टेप्स 5। फिर सर दूसरा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो इन्वेस्टिगेटर ने उसके दिमाग में रखने चाहिए जब वो रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है। तो ये तो तुमको पता है ना मिया, ये तो सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन है कि रिपोर्ट शुड नॉट कंटेन which is not relevant, anything which is not relevant, every word expression should be properly considered fact and, एक तुमको पता है यार, मैं नहीं बताएंगा ऐसा सब कुछ चटर पटर है। चलो वीडियो को खत्म करते फटाफट। एक बात आती है प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल इथिक्स में 2 क्वेश्चन आए हैं, दिमाग लगाने की कोई बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस देखने हैं और आगे बढ़ना है। सर क्या बोला है कि एफसीए नहीं है, फिर भी एफसीए उन्होंने यूज किया है। सर क्लॉज 1 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, पहली बार क्वेश्चन पूछा है कि भाई फेलो नहीं है, नॉट बीइंग फेलो एक्ट एज ए फेलो, नॉट बीइंग फेलो एक्ट एज ए फेलो। कब से मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई साहब, आज तक जिंदगी में एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा इसके ऊपर, पहली बार आईसीआई ने कुछ अच्छा काम किया है, फेलो के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं तो एक क्लॉज ऐसा उड़ता फिर रहा था, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। बोले एफसीए था नहीं, बट एफसीए यूज किया, तो कहाँ पे जाएगा, क्लॉज 1 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा। फिर बोले कि उससे क्लैरिफिकेशन मांगा था रोहन से, बट उसने डिस्पाइट मल्टीपल कुछ देने के बाद में भी रिप्लाई नहीं किया, तो सर कहाँ पे आ जाता है, क्लॉज 2 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल। आईसीआई ने तुमको कुछ मांगा है तो देना पड़ेगा, नहीं दिया तो यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे। डज नॉट सप्लाई फॉर इन्फॉर्मेशन, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात नहीं हो रही है, डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है, मतलब फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो क्लॉज 2 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात हो रही है, तो ये तुमने 2 क्लॉज लिखे। सर ये तो रोहन ने गड़बड़ किया था, अर्जुन ने और एक अलग ही गड़बड़ किया है, उसका नाम
सीए के मेंबर से हटा दिया था, फिर भी उसने आर्टिकल को ट्रेन किया है और आईसीआई ने जो उसको मांगा था वो भी नहीं दिया है उसने। तो भाई साहब, तो रोहन के केस में तो वो गिल्टी हो जाएगा, लेकिन अर्जुन के केस में भी उसने रिप्लाई नहीं किया है तो वो भी गिल्टी हो जाएगा। तो भाई साहब देखो, रोहन जो है वो गिल्टी हो जाएगा क्लॉज 1 एंड 2 दोनों में, एंड अर्जुन जो है वो गिल्टी हो जाएगा क्लॉज 2 में। बस ये चीज तुमने अच्छे से लिखनी है, बाकी सब तो तुमको आता है, क्लॉजेस चेप के आ जाओ और ये चेप के आ जाओ, बात खत्म। फिर सर, एक बंदा है नया नया सीए बना है तो मजा आ गया उसको, भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया और उसके साथ में उसने क्या किया, पैम्पलेट वगैरह छापे, नहीं होर्डिंग थे, अब पैम्पलेट भी है नीचे, होर्डिंग्स छापे, पैम्पलेट छापे, बोले कि हम सीए का कोचिंग देते हैं, साथ में ऑडिट भी करते हैं, टैक्स ऑडिट भी करके देते हैं, अटेस्टेशन असाइनमेंट भी करके देते हैं, एंड सारे प्रोफेशनल सर्विस के लिए हमको कॉन्टैक्ट करो। ही तुमको देख के समझ में आ गया कि यही फंस गया बेचारा। तो अपॉइंट हिम एज ए सेक्रेटरी, सॉरी स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए पैम्पलेट छपा रहे, ऑडिट 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 ले लो। रिस्पॉन्डेड टू टेंडर फ्लोटेड बाय द लिस्टेड कंपनी, उसने रिस्पॉन्ड किया टेंडर को जो ऑडिट के बारे में बात करता है, जिसमें मिनिमम फीस नहीं है। सर सारी बातें क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के बारे में होती है, सारी बातें लिखो। होर्डिंग को डिस्प्ले किया है तो इसमें क्या किया है उसने, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सॉलिसिटेशन किया है बाय एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर एंड ब्ला 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 ब्ला। फिर बोलते हैं कि मेंबर में डिस्प्ले साइन बोर्ड आउटसाइड कोचिंग बट होर्डिंग्स नहीं छाप सकते हो तुम। अमाउंट टू इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन प्रमोट्स प्रोफेशनल प्रैक्टिस प्रमोट किया उसने, होर्डिंग वगैरह छाप के। सो भाई साहब ऐसा क्यों कर रहा है भाई अजीत, तू इतना पढ़ाई करके तूने मेहनत करके तूने सीए का डिग्री लिया है और डिग्री जाएगा तो अभी रोते बैठेगा। टेंडर के बारे में सिंपल सी बात थी सर जो एक्सक्लूसिव एरिया है सीए के लिए उसके लिए अपन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अगर टेंडर डॉक्यूमेंट में मिनिमम फीस मेंशन किया है तो। गिवन केस में मिनिमम फीस नहीं है भाई साहब, इसकी वजह से नहीं करेगा, तो टेंडर के लिए भी वायलेट हो गया, तो सारी चीज के लिए वो क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा, बात खत्म। डिजिटल ऑडिट में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बात करते साइबर रिस्क के इम्पैक्ट के बारे में। सर साइबर रिस्क में ना कुछ 3 स्टेजेस होते, असेस करो रिस्क को, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। तो जो दूसरा स्टेज है ना इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, उसके बारे में बात होती है। तो हमारे नोट्स में इम्पैक्ट ऑफ रिस्क में जो, अगर किसी ने डिजिटल ऑडिट पढ़ा है तो इसके ऊपर ध्यान दे दो, नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ दो। तो इम्पैक्ट ऑफ रिस्क में जो ये वाला आंसर है ना, ये वाला आंसर सेम टू सेम इसका आंसर है, बात खत्म। फिर बोलते कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है, उसका तुम उसके बारे में देखो ब्लॉकचेन के बारे में जब भी आ जाता है तो ब्लॉकचेन शुरू से एनएफटी तक जो भी चीज आती है सारी चिप जाओ। मतलब क्या सर, ब्लॉकचेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, ऑडिट का इम्प्लीकेशंस एंड कॉमन रिस्क। देखो 7.1 7.2 7.3 वाले जितने पॉइंट है ना, 7.4 उसमें अपन एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, ऑडिट इम्प्लीकेशन मतलब वो कंसेप्ट, ऑडिट इम्प्लीकेशन एंड तुम्हारे कॉमन रिस्क फॉर ब्लॉकचेन। तो ये 3 पॉइंट तुमने यहाँ पे चेक किया जाने हैं। अगर किसने पढ़ा है तो इसके ऊपर ध्यान दे दो, नहीं तो ध्यान भी मत दे दो, देखो भी मत, ना ना ना, पहली फुर्सत में दफा हो जाओ। ESDG ESG एश्योरेंस बस खत्म ही हो गया भाई, खत्म ही हो गया। देखो बात क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग उनको करना था बिड़ू, तो मैनेजमेंट ने कुछ फॉलोइंग इनिशिएटिव मेंशन करे। हेवीली इन्वेस्ट किया है R&D में एंड एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किए है, प्रमोट किया है इनोवेशन को। ओहो, इनोवेशन R&D से क्या समझ रहा है बिड़ू, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अच्छा पूछा क्या है उन्होंने, विच ऑफ द कैपिटल्स जो आते हैं इसके बारे में पूछा है। तो भाई क्या कैपिटल आते हैं, ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है उसमें तो साफ साफ दिख रहा है इनोवेशन R&D वगैरह वगैरह, तो क्या हो जाता है इंटेलेक्चुअल। आखिरी के पॉइंट देखते हैं फिर, ट्रांसपेरेंट ग्रीवेंस मैकेनिज्म, इथिकल सोर्सिंग पॉलिसी, सप्लायर कस्टमर के बारे में बात होती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एक्टिवली एंगेज विद लोकल कम्युनिटीज। तो कम्युनिटी, सप्लायर, कस्टमर, सबके बारे में सोचता है, कौन सोचता है, सोशल कैपिटल। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल लिखो, 1-2 लाइन लिखो, सोशल कैपिटल लिखो, 1-2 लाइन लिखो, एंड उसके बाद में पहला और दूसरा पॉइंट जो है वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल के बारे में बात करता है, तीसरा चौथा सोशल कैपिटल लाइन के बारे में बात करता है, तीसरा और चौथा पॉइंट सोशल कैपिटल के बारे में बात करता है। मेरी प्यारी बिंदु। चलो भाई साहब, सम एडवर्टीजमेंट ओवरस्टेट द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट एंड डू नॉट क्लियरली डिस्क्लोज नहीं करते इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और सेफ डिस्पोजल के बारे में बात नहीं करते हैं।
Customer complaints relating to data privacy breaches and defective product remain unresolved due to the absence of structured grievance redressal mechanism नहीं है. Discontinued service to certain low income region stating that not commercially profitable blah blah blah. सारी बातें करते हैं. किसके बारे में बात करते हैं? सारी बातें कस्टमर के बारे में बात करते हैं. ठीक है. तो कंज्यूमर के लिए जो प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? प्रिंसिपल 9. तो मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि प्रिंसिपल 9 बताओ. याद रखने की जिम्मेदारी तुमको, क्योंकि क्लासेस में तो हमने किया है ना याद. तो भाई साहब सिंपल सी चीज आती है, पढ़ाई करो अच्छे से. जितना भी टाइम बचा है ना, ऐसा गिव अप मत करो. जितना भी टाइम बचा है ना भाई साहब, आखिरी बॉल तक भाई ऐसा है ना कि आखिरी ओवर में 5 छक्के मारने, तो मार दो ना भाई. देखो कोशिश तो करो भाई. 4 जाएंगे तो भी तो कम है क्या? नाम तो हो जाएगा कि भाई ने कोशिश करी थी, 4 छक्के मारे 5 की जगह. और 5 अगर हो जाते, रिंकू सिंह हो जाता है तुम्हारा, तो भाई साहब तुम तो कमाल हो जाओगे फिर. तो ये मत देखो कि तुम्हारे पास में टाइम कितना बचा है, तुम्हारे पास में क्या क्या हुआ है, तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है. अभी जो टाइम है ना तुम्हारा, ये भाई साहब तुम्हारा टाइम है. मामू तेरा टाइम है. और इस पे तू पढ़ाई करेगा, इस पे तू जितना कर सकता है ना उतना कर. और ध्यान से समझो, अगर टाइम कम है तो कुछ चीजें छोड़ दो, बट जितनी चीजें कर रहे हो ना वो परफेक्टली कर दो. ऐसा नहीं कि एमसीक्यू में आएगा वो नहीं, छोड़ दो, बट जितनी कर रहे हो ना परफेक्टली कर दो. और भाई साहब एग्जाम के बाद में सारे मजे करो. एग्जाम तक बहुत जोर जोर से पढ़ाई करो, जोरदार पढ़ाई करो. जोरदार मजे तो बाद में तुम करोगे ही करोगे. लेकिन तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप मजा आया होगा तुमको इस वीडियो में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.